अब देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियों को अगर हम लोग देखें तो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियां अगर हम देखें तो पहले नदी जो बनती है वो आपकी होती है, ये अमरकंटक के निकट स्थित पहाड़ियों से निकलती है एक नदी जिसको सोन नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और बहकर के बिहार पहुंचती है और बिहार में जाकर के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, तो इसको सोन नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सोन नदी है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जानी जाती है। उसी तरह से एक छोटी नदी यहीं पर निकलती है, ये होती है आपके केन नदी के नाम से। ये केन नदी होती है जो कि जाकर के यमुना में मिलती है, तो ये छोटी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। और भोपाल के निकट स्थित पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है और ये नदी जो आपकी होती है, इसको अगर कहा जाए तो ये कुछ प्रमुख शहर होती हुई, जैसे झांसी और ललितपुर होती हुई, ये हमीरपुर में आकर के गंगा नदी से जो है आपके मिल जाती है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो है आपके हमीरपुर में मिलने वाली यमुना नदी से जो है आपकी यमुना की प्रमुख सहायक नदी होती है जिसको बेतवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और ये जो है वनडे एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका कि मध्य भारत से निकलने वाली नदी। तो मध्य भारत मीन्स जो है आपके भोपाल से, भोपाल के पास जो है स्थित पहाड़ियों से निकलती है और ये जो है उत्तर दिशा में जा करके उत्तर प्रदेश पहुंचती है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर और झांसी जो जिला है वहां बहती है और फिर जो है आपके हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर एक प्रमुख नदी है, ये भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है। ये पहले राजस्थान जाती है, राजस्थान से मुड़ करके फिर से जाती है आपके उत्तर प्रदेश और इटावा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती, यमुना नदी से मिल जाती है। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है ये, जिसको चंबल नदी के नाम से जाना जाता है। अब बहुत ज्यादा जल इसकी वजह से आपके इसमें आता है यमुना नदी में। तो खास तौर से चंबल और बेतवा ये दो नदियां बड़ी हैं जिसके जल आते हैं। इसके अलावा जैसे यहीं पर सिंध नदी भी यहीं पे होती है, सिंध नदी भी पाई जाती है। फिर इसी की बानस नदी भी होती है जो इसकी सहायक नदी है। तो काली सिंध के नाम से जानी जाती है एक नदी, बानस नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं और चंबल जो है वो कोटा जिला में, राजस्थान के कोटा जिला होकर के तब इटावा की तरफ मुड़ती है और इटावा में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। महान हिमालय के यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है और ये जो है आपके एक तरह से हिमालय से निकलने के उपरांत दिल्ली, मथुरा, आगरा होती हुई जो है आपके एक तरह से नीचे चली आती है, जिसमें दिल्ली, मथुरा, आगरा के अलावा जो है आपके हमीरपुर, इटावा, हमीरपुर होती हुई जो है एक तरह से जो है इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी, गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा नदी से जो है आपके एक तरह से ये मिली, ये इस जगह पर मिलती है और ये इलाहाबाद में संगम होता है इसका, जो कि आपके यमुना नदी का होता है गंगा नदी से। तो यमुना नदी यमुनोत्री नामक स्थान से निकली। प्रमुख शहर जहां से होके आ रही है वो है आपके दिल्ली, मथुरा, आगरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा के अलावा जो है आपके इटावा हो गया, हमीरपुर हो गया और उसके बाद जो है आपके ये आ जाती है इलाहाबाद और इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी से जो है आपके मिल जाती है। गंगा नदी को अगर देखें तो गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है महान हिमालय से और ये गंगोत्री नामक स्थान से जब निकलती है तो जो है आपके भागीरथी नाम से निकलती है। तो भागीरथी इसमें जो है आपके एक तरह से नाम होता है इसका जब ये निकलती है। और ये नदी जब आती है तो देखिए कई नदियां इसमें आकर के मिली हैं। तो एक नदी होती है इसी में मिलती है अलकनंदा, अलकनंदा, और यहीं पे होती है पिंडस। तो ये पिंडस है, ये अलकनंदा है जो कि मिलती है और ये है भागीरथी जो यहां पर मिलती है। और यहीं पर जो है आपके ये है मंदाकिनी जो आपके अलकनंदा में मिलती है। तो अलकनंदा में पिंडस नदी भी मिल रही है और मंदाकिनी नदी भी मिल रही है और उसके बाद फिर ये अलकनंदा इसमें मिल जाती है भागीरथी में और भागीरथी के बाद फिर जो है आपके
इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। तो अब मेनली जो आपकी नदी मिली, पिंडस मिली, अलकनंदा मिली, मंदाकिनी मिली और भागीरथी, ये मिलने के उपरांत गंगा जो है आपके नदी बनती है। तो अब इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिविल में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब नदियां मिलती हैं तो नदियों का संगम है, संगम किस किस जगह है ये देख लीजिए। जैसे पिंडस और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है, ये जो संगम है इसे कहा जाता है कर्णप्रयाग, इसको कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो कर्णप्रयाग किसका संगम है? आपके पिंडस और अलकनंदा नदी का। उसी तरह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहां मिलती है, ये दूसरा संगम होता है। तो ये जो आपके दूसरा संगम है जहां पे अलकनंदा मंदाकिनी से मिल रही है, वो जो है आपके है रुद्रप्रयाग। तो ये रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहां पे अगर देखें, ये भागीरथी नदी जो अलकनंदा नदी में मिल रही है, तो ये तीसरा संगम है जिसे कहा जाता है आपके देवप्रयाग। तो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो कर्णप्रयाग पहले पड़ा, फिर रुद्रप्रयाग पड़ा, और फिर जो है आपके जो है देवप्रयाग। तो ये जो है आपके एक तरह से ये संगम पड़ता है। और ये बहुत पूछा जाता है कि किन दो नदियों के जो है आपके संगम है। तो ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप समझें तो जो है अलकनंदा है ऐसे नदी, अलकनंदा में पिंडस मिली और फिर मंदाकिनी मिली। तो ये पिंडस हो गई, ये मंदाकिनी हो गई, ये आपके हो गई अलकनंदा। ये पहला संगम हुआ जो कि क्या कहलाता है, ये आपके कर्णप्रयाग कहलाता है। जो पिंडस और अलकनंदा नदी जहां मिलती है, उसी तरह से जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं तो ये जो संगम होता है इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी नदी के नाम से ही गंगा नदी निकल करके आ रही है। तो भागीरथी और जो है अलकनंदा जहां मिलती हैं, ये कहलाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद जब ये इलाहाबाद में आती है और यमुना नदी से मिलती है, तो इसे कहा जाता है प्रयाग। तो इस तरह से प्रयाग नाम के 4 संगम हैं। तो पहला जो है आपके कर्णप्रयाग है, जहां पिंडस और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। उसी तरह से अलकनंदा मंदाकिनी जहां मिल रही है वो रुद्रप्रयाग है, जहां पर जो है आपके एक तरह से भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल रही है, वो है देवप्रयाग। और फिर ये जो है आपके जब उत्तरांचल से ये चली आती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आकर के जो है जब ये पहुंचती है, तो ये फर्रुखाबाद, कानपुर, इन सब जो है जगह होती हुई इलाहाबाद में आकर के यहाँ पर मिलती है गंगा यमुना नदी से। उसके बाद जो है आगे जाती है बिहार की तरफ, और बिहार में जैसे छपरा है, छपरा में, पटना में, सोनपुर, भागलपुर, ये सब होती हुई तब चली जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश चली जाती है। तो गंगा नदी को अगर हम देखें तो गंगा नदी की टोटल रन जो है, और ये जो बांग्लादेश जाती है, ये फरक्का नामक स्थान से जाती है। तो ये फरक्का है, फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो इधर से आती है, यहीं से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियों का संगम होता है बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश में ही नीचे की तरफ आकर के आपके यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है ये गंगा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि यहाँ पर बनता है। और ये कहाँ बनता है? बांग्लादेश में, भारत में नहीं। इसलिए गंगा का डेल्टा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भारत में नहीं मौजूद है, उसका सिर्फ अंश है कुछ जगह पर, आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं टुकड़े में कुछ भाग जो है आपके पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन मेन जो आपके डेल्टा है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। तो इसीलिए प्रश्न एक आता है कि भारत में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, लेकिन ये भारत में नहीं है, बांग्लादेश में है। इसलिए आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है गोदावरी। तो गोदावरी भारत के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है, तो जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गंगा नदी जो है आपके किस नाम से निकलती है? तो गंगोत्री नामक स्थान से भागीरथी नाम से निकलती है, और भागीरथी में आकर के, भागीरथी जो नदी है ये आपके आ रही है, इसमें अलकनंदा, पिंडस और मंदाकिनी ये नदियां मिल रही हैं, और तब जाकर के जो है आपके एक तरह से निचले भागों में जब ये पहुंचती है तो इस कंडीशन में निचले भाग में पहुंचती है तो उत्तरांचल के क्षेत्र में, और फिर उसके बाद जो है आपके उत्तर प्रदेश में ये गंगा नाम से जानी जाती है, बिहार में भी गंगा नाम से जानी जाती है, पश्चिम बंगाल में भी गंगा नाम से जानी जाती है। लेकिन जैसे ही ये पहुंचती है बांग्लादेश, इसका नाम बदल जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ये पद्मा नदी के नाम से बहती है, तो ये गंगा नाम से नहीं बहती, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को का भी नाम बदल जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं, जमुना नाम से जाना जाता है। तो जमुना नदी, तो जमुना जो है नाम हो जाता है जो है आपके एक तरह से ब्रह्मपुत्र का, और जो है आपके यहाँ नाम हो जाता है गंगा का पद्मा। तो पद्मा जमुना नाम से बहती है ये, और फिर निचले भागों में मेघना नाम से जानी जाती है, यही ब्रह्मपुत्र और गंगा, और फिर निचले भाग में आकर के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करके ये गिर जाती है। तो अगर नदी लंबाई में अगर हम देखें तो टोटल गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर जो है आपके प्रवाह क्षेत्र है टोटल। लेकिन भारत में केवल अगर देखेंगे लंबाई तो वो 2071 किलोमीटर है। तो 2071 किलोमीटर लंबाई में जो है गंगा नदी भारत में बहती है, जबकि टोटल रन इसका है, टोटल लंबाई जो इसकी है ये है 2510 किलोमीटर का टोटल लंबाई की आपके यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके गंगा है तो फिर यहीं पे एक और नदी निकलती है जो यहाँ से निकल करके इसमें मिलती है गंगा नदी में, और ये है आपके रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जो यही जो है आपके हिमालय से निकल करके आकर के ऊपरी भागों में ही गंगा नदी से मिल जाती है, रामगंगा के नाम से जानी जाती है ये। फिर पीलीभीत के पास से, पीलीभीत से जो उत्तरांचल का क्षेत्र है वहां से एक नदी निकलती है, और ये जो है अवध के मैदान में बहती है। प्रमुख शहर लखनऊ है जहाँ पर ये बहती है, और ये जो है आपके आकर के जो बिहार पहुंचती है, और बिहार में पहुंच करके छपरा में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि ये नदी जो होती है ये जो है आपके गोमती के नाम से जानी जाती है। तो गोमती नदी है जो कि आपकी इस तरह से निकलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है भारत नेपाल सीमा का विभाजन करती हुई एक नदी आती है जिसका नाम है काली नदी, जिसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी नदी एक और आती है नेपाल से जिसको शारदा नदी कहा जाता है, जब ये जो है आपके आती है, और दोनों मिल करके जो है जब आगे बहती हैं तो ये उत्तर प्रदेश होती हुई जो है आपके बिहार चली जाती है। बलिया जो क्षेत्र है, बलिया में आकर के कुछ जगह पर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का विभाजन करती है, और छपरा में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये जो आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये नदी है जो कि किस नाम से जानी जाती है, तो ये घाघरा नाम से जानी जाती है। तो घाघरा नदी है, और ये घाघरा की सहायक नदियां भी आपके बहती हैं। जैसे आपने सुना होगा जो आपके एक तरह से गोरखपुर का क्षेत्र है, वहां पे एक नदी बहती है राप्ती, राप्ती नदी, और जो फैजाबाद है, फैजाबाद में सरयू नदी। तो राप्ती नदी और सरयू नदी, तो जो गोरखपुर की राप्ती है और फैजाबाद की सरयू, ये भी इसकी सहायक नदी है घाघरा नदी की, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरह से महान हिमालय से एक और नदी निकलती है, और ये नदी आती है और ये बिहार में बह करके जो है आपके सोनपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी को गंडक नाम से जाना जाता है। ये गंडक नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि सोनपुर में आकर के गंगा नदी से मिलती है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये नदी जो आपके आती है, इसको
अगर हम लोग देखें तो ये नदी कहलाती है आपके कोसी नदी। और ये कोसी नदी अपने रास्ते को बहुत ज्यादा बदलती है, बहुत ज्यादा रास्ते में जो है आपके चेंज करती है। और इसमें रास्ते का विचलन कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए इसका बहाव जो आता है ये अपने रास्ते को छोड़ करके दूसरी तरफ चली जाती है और फिर से ऐसे चली जाती है, कभी कभी इधर से चली आती है। तो इस तरह से देखा गया कि टोटल जो विचलन है इसका 176 किलोमीटर अब तक कर चुकी है चौड़ाई में, 176 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी है अपने प्रारंभिक स्थिति से। तो कभी इधर चली आती, कभी इधर चली आती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपके एक तरह से नेपाल और जो है आपके बिहार की सीमा पर, तो नेपाल बिहार सीमा पर जब ये नदी आती है, ये नेपाल की सीमा है, बिहार है, तो यहाँ पर कुछ जो है चैनल बनाए गए हैं, इस चैनल से इसको गुजारा जाता है। तो ढेर सारे चैनल बने हुए हैं और ये चैनल क्या करता है, ये एक तरह से पानी को कुछ हद तक रोकता है। क्यों? क्योंकि कोसी के कारण, ये कोसी नदी के नाम से जानी जाती है, जो भागलपुर में आकर के गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी जो है अत्यधिक बाढ़ आती थी, बहुत ज्यादा, अभी भी यहाँ पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है कोसी में, और कोसी की वजह से पूरा बिहार बाढ़ में डूबा होता है। तो ये जो है बाढ़ वाला क्षेत्र हो जाता है, जो कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बाढ़ आती है इस जगह पर, और बाढ़ की वजह से जो है देखा जाता है कि ये पूरा रीजन जो होता है ये आपके पूरा डूबा हुआ होता है। और इसका रीजन कभी कभी ये हो जाता है, बाढ़ कैसे आ जाती है कि यहाँ पर ढेर सारे चैनल बने हुए हैं। अब सरकार सभी चैनल की मरम्मत नहीं करवा सकती, तो अब अगर नदी को रुख देखा जाता है कि अगर ये पूर्व दिशा में खिसक रही है तो अब की ये इस चैनल से बही है, तो अगली बार इस चैनल से या उसके अगल बगल वाले चैनल से जो है आपके बहेगी। इसलिए आसपास के चैनल की हमेशा क्या कर दी जाती है, मरम्मत करा दी जाती है कि वो टूटने उठने ना पाए। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि विचलन इतना ज्यादा है कि कितनी जगह पे मरम्मत कराई जाए, तो कभी कभी ऐसे चैनल से गुजर जाती है जिसकी मरम्मत ही नहीं होती, और ऐसी कंडीशन में क्या होती है, पूरा पूरा रीजन बह जाता है, ये तोड़ करके निकल आती है और फिर उसके बाद अनियंत्रित हो जाती है और पूरे बिहार में जो है इसकी वजह से बाढ़ आती है। और इसी वजह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता था। लेकिन अब क्योंकि बांध यहाँ पर बना दिया गया है, कुछ नियंत्रण पा लिया गया है, नहीं तो इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता था कोसी नदी को, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहीं पर अगर हम लोग देखें तो जो सिक्किम है, सिक्किम के कंचनजंगा के निकट स्थित पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और ये नदी आती है, तीस्ता नदी के नाम से जानी जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। तीस्ता नदी भी बहुत ही विचलित होने वाली नदी है। ये क्या है कि जैसे हमने आपको बताया था कि मेघालय पठार ये ऊंचा है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे पठार ऊंचा है, लेकिन बांग्लादेश बीच में धस गया। कब धसा? 1779 में। तो 1779 से पहले पूरा बांग्लादेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत और जो है आपके जो पठार है आपके पश्चिम बंगाल का, तो ये सब पूरा पठार था। लेकिन पूरा का पूरा 1779 में बाढ़ आई इस बहुत ज्यादा मात्रा में, और पूरा का पूरा क्षेत्र अंदर धस गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसीलिए बहुत अंदर है, धसा हुआ भाग है। तो इसके धसने की वजह से इसने अपने मार्ग को चेंज किया और ये तीस्ता जो है आपके एक तरह से ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, तो ये अपने रास्ता बदल करके ये ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। तो इस तरह से जो है आपके ये भी अपने रास्तों को बदलती रहती है, तो तीस्ता नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस तीस्ता जो है एक प्रमुख नदी हो जाती है, जो कि इस तरह से जो है आपके जानी जाती है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो अन्य नदी है वो होती है आपके ब्रह्मपुत्र। यहां पे आपने देखा है कि मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर झील जो है आपके एक तरह से यहां पर होती है, और ये मानसरोवर झील जो आपके यहां पर होती है, इसको अगर हम लोग देखें तो मानसरोवर झील के पास से ये नदी निकलती है, और यहाँ पर एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके जो है आपके शीकवान नाम से कुछ जगह पे जानी जाती है, कुछ जगह पे सांगपो, तो मोस्टली जो है आपके सांगपो नाम से जानी जाती है, और ये शीकवान नाम से भी जानी जाती है, जो कि आपके इस तरह से निकलती है।
और ये नदी जो है आपके तिब्बत के क्षेत्र में मेनली सब जगह पर अधिकांश क्षेत्र में सांगपो नाम से जानी जाती है। अब देखिए सांगपो नाम से जाती है और फिर यारलुंग, ज़ैंगबो नाम से भी जानी जाती है। तो कुछ जगह पे सैंगपो नाम से जानी जाती है, कुछ जगह यारलुंग ज़ैंगबो के नाम से जानी जाती है। और फिर जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम देबंग हो जाता है। तो कुछ जगह पे देहंग कहते हैं और इसी में देबंग भी कहा जाता है। तो देहंग में मुख्य नाम है जहां से ये भारत में एंटर करती है। इसको देहंग नदी के नाम से जाना जाता है। आपके जब ये असम पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में देहंगी कहते हैं, जब ये असम पहुंचती है तब इसका नाम हो जाता है आपके ब्रह्मपुत्र। इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, तब ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लेकिन जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जो है आपके एक तरह से जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना। तो देखिए इसने कितने नाम बदले। तो पहली चीज तो ये कि जो आपके नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, किस जगह से आ रही है? चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि जो है आपके मानसरोवर झील के पास है। चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके सांगपो और यारलुंग ज़ैंगबो के नाम से जानी जाती है। तो कहीं पर सांगपो, कहीं पर यारलुंग ज़ैंगबो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। और फिर उसके बाद जो है आपकी जब ये भारत में प्रवेश करती है तो दीहंग नाम से प्रवेश करती है, और दीहंग नाम से प्रवेश करती है। और इसी की एक सहायक नदी दीबंग है जो कि आपके इसी के साथ मिल जाती है। तो दीहंग नाम से प्रवेश करती है जो अंदर की तरफ आती है, और जो है आपके ये दीहंग नाम से ही जानी जाती है। देबंग नदी, लोहित नदी, मानस नदी, कुछ प्रमुख नदियां हैं इसकी जो इसमें मिलती हैं आकर के। तो दीहंग में दीहंग नाम से एंटर किया इसने, लेकिन दीबंग है, आपके लोहित नदी है, मानस नदी है, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। तो दीहंग नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दीहंग नाम से ही जाना जाता है। जब ये आती है आपके असम में तब इसका ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र नाम के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका नाम जो है आपके हो जाता है, तब इसे किस नाम से जाना जाता है? तब ये जो है आपके जानी जाती है जमुना नाम से। इसमें तीस्ता नदी मिल जाती है, और फिर जमुना नदी जिसको ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, और इधर से आने वाली गंगा नदी, ये दोनों मिलती हैं। अब गंगा का नाम क्या हो गया? गंगा का नाम यहां पे हो गया पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम यहां क्या हो गया? जमुना। तो पद्मा जमुना मिलकर के ये पद्मा जमुना नाम से बहती है, फिर निचले भाग में मेघना के नाम से बहती है, और तब आकर के यहां पर पूरे बांग्लादेश में ये डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र जो है आपके गंगा ब्रह्मपुत्र का बनता है। तब तो ब्रह्मपुत्र एक प्रमुख नदी है जो कि इस तरह से पाई जाती है। तो अब गंगा जैसे 2510 किलोमीटर लंबाई में थी, ये 2580 किलोमीटर लंबाई में होती है। तो गंगा से 70 किलोमीटर ज्यादा लंबी है ये। तो ये 2580 किलोमीटर लंबाई में बहती है, जबकि भारत में अगर हम कहें तो 1346 किलोमीटर लंबाई में भारत में बह रही है। तो 1346 किलोमीटर लंबाई जो है आपके भारत में है, लेकिन टोटल लंबाई इसकी 2580 किलोमीटर है। तो 2510 किलोमीटर टोटल लंबाई किसकी थी? गंगा की। भारत में लेकिन कितने लंबाई में बह रही थी? 2071 किलोमीटर। जबकि 2510 टोटल गंगा की है तो 2580 इसकी है, 70 किलोमीटर ज्यादा लंबी है गंगा से ये। तो अब दो तीन चीज होती है। भारत में सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, सर्वाधिक लंबाई में बहती है। लेंथीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया अगर कहा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? गंगा नदी। लेकिन अगर कहा जाएगा बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी नदी अगर कहा जाएगा, तो बड़ी किस आधार पर कहा जाता है? लाए गए जल के आधार पर। प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितना जल कौन लाता है। ये भारत की सबसे गहरी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र सबसे गहरी है, उसके बाद फिर यमुना है। यमुना जो है आपके बहुत ज्यादा गहरी नदी है। अच्छा, यमुना के लिए जैसे आपके एक चीज छूट गई, अभी हम लोग फिर ब्रह्मपुत्र पे वापस आ रहे हैं। यमुना जो है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है।
जो आपके यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और सबसे ज्यादा दिल्ली, मथुरा, आगरा में जो है आपके सबसे ज्यादा प्रभाव जो है आपके प्रदूषित हुई है, क्योंकि जो है दिल्ली में सारे जितने भी आपके एक तरह से आउटलेट्स हैं सब इसमें निकलते हैं, नाले सब यहीं पे आकर के गिरते हैं। मथुरा की शोधनशाला से जितना कच्चा तेल होता है बहा दिया जाता है, वो सब इसी में गिरता है, और जिसकी वजह से काफी जो है आपके एक तरह से प्रदूषित नदी है। और यमुना को इसीलिए जो है ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन सूप इसको क्यों कहते हैं? तो ये ग्रीन सूप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हरे रंग का जल इसमें दिखाई पड़ता है। कैसे पता चलता है? तो अगर आप देखें तो इलाहाबाद में जहां पर संगम होता है गंगा और यमुना का, इलाहाबाद में जहां संगम होता है तो यमुना नदी का जल हरे रंग का दिखाई पड़ता है और गंगा नदी का रंग जो होता है ये मटियाले कलर का मिट्टी वाला होता है, तो पीला रंग होता है। तो दोनों जहां पर मिलती है नदियां, दोनों का अलग अलग जल, एक काफी दूर तक आप देखेंगे कि दोनों का जल अलग अलग रहता है। तो ये क्या है? ये आपके यमुना और जो है आपके गंगा का संगम होता है इलाहाबाद में, प्रयाग जिसको कहा जाता है, तो प्रयाग में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यमुना नदी का जो जल है वो आपके गंगा नदी में जाकर के मिल जाता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, तो सरस्वती नाम की नदी भी यहां पर मिलती है ऐसा, तो ये धार्मिक विचारधारा है और धार्मिक विचारधारा मान्यता पर बेस्ड होती है। तो आदमी मतलब ये माना जाता है कि सरस्वती नीचे से निकलती है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नीचे से निकलने वाला। तो यहाँ पे सरस्वती नाम की नदी नहीं है, बल्कि सरस्वती हमने आपको बताया था कि जो नदी होती है वो एक तरह से राजस्थान के क्षेत्र से निकल करके जो है आपके सतलज से निकल करके आपके राजस्थान की तरफ जाती थी, और जो है मतलब पंजाब हरियाणा होते हुए, और ये जो है आपके एक तरह से राजस्थान जाती थी। और इसकी आज भी घाटी मौजूद है, जो आपके सूखी हुई घाटी, और वो नदी पूरी तरह से सूख गई। तो सरस्वती नाम की नदी थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गई। जो राजस्थान में जिसकी आज भी घाटी मौजूद है, उस घाटी का नाम है घग्गर घाटी। तो घग्गर घाटी के नाम से जाना जाता है। उसकी जो है आज भी जो है सूखी हुई घाटी मौजूद है राजस्थान में, तो राजस्थान के क्षेत्र में बहती थी। तो सरस्वती नाम की नदी वो थी। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सरस्वती कहा जाता है। एक्चुअल में यमुना बहुत गहरी नदी है, अत्यधिक गहराई में बहती है, बहुत सारा जल है। और गंगा जो है छिछली नदी है, शैलो रिवर है, तो उसमें गहराई नहीं है। तो इसलिए यमुना और गंगा का जब संगम होता है तो गंगा ऊपर के जल को लेकर के आ रही है और यमुना बहुत गहराई से जल को लेकर आ रही है, और जब आकर के मिलती है यमुना गंगा में, तो ऐसी कंडीशन में अब गहराई कम हो जाती है एकदम से। जब एकदम से कम हो जाती है तो यमुना नदी के जल को ऊपर उठ करके तब गंगा में मिलना पड़ता है। तो ऐसा उठ करके मिलती है, ऐसा लगता है नीचे से पानी आ रहा है। तो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही कहा जाता है कि नीचे से सरस्वती निकल रही है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि यमुना की गहराई ज्यादा है, गंगा की गहराई कम है। दोनों जब आती हैं तो अब जैसे ही यमुना गंगा में मिलेगी, फौरन गहराई कम हो जाएगी, और एकदम से अगर आगे गहराई कम हो गई तो जल को ऊपर उठ करके मिलना पड़ता है। तो यही रीजन है कि आपके ऐसा प्रतीत होता है कि शायद नीचे से पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये गहराई की वजह से। और गंगा में पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इलाहाबाद में प्रयाग जो है इसके बाद गंगा में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, भर जाता है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यमुना और उसकी सहायक नदियां जो है चंबल और बेतवा खास तौर से, ये बहुत ज्यादा जल जो है आपके इसमें छोड़ती है, और जिसकी वजह से क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश जो पठार है, बुंदेलखंड का पूरा पठार, उस पूरे बुंदेलखंड के पठार का जल, जितने भी वर्षा का जल होता है, सब बेतवा और चंबल में मिल करके और सब चला आता है आपके एक तरह से यमुना में। तो यमुना की ये दो बहुत ही प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं। तो भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र है, और दूसरी सर्वाधिक गहरी नदी जो है आपके यमुना है। तो सबसे सर्वाधिक गहरी होने के कारण और सर्वाधिक जल लाने के कारण जो है इसको भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। लंबाई में नहीं है, लंबाई बहुत कम है, 1134 किलोमीटर सिर्फ है। तो ये 1346 किलोमीटर है केवल, तो जो कि आपके इसमें बहती है ये, तो 1346 किलोमीटर केवल बह रही है, जबकि गंगा भारत में 2071 किलोमीटर बह रही है। गंगा की लंबाई ज्यादा है,
जो है आपके ब्रह्मपुत्र से भारत में। तो इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा तो आंसर हो जाएगा गंगा, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाएगा तो बड़ी मतलब होता है बिगेस्ट, और जब कहेंगे लंबी तो कहेंगे लेंथीएस्ट, तो लेंथीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया कहेगा तो फिर आंसर हो जाएगा आपके गंगा। और अगर कहा जाएगा बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। जैसे वर्ल्ड की अगर कहा जाएगा लेंथीएस्ट रिवर तो आंसर क्या हो जाएगा रिवर नाइल, नील नदी, जो कि आपके मिस्र में बहती है, जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर कहा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी तब उसका आंसर हो जाएगा क्या अमेजन, अमेजन जो कि ब्राजील देश में बहती है। तो दोनों में फर्क है, तो सबसे लंबी तो नील नदी है लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है। लाए गए जल के आधार पर कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय से कितना जल कौन नदी लाती है, तो वो आपके सारी चीजों पे लाए गए जल, उसकी गति, उसकी गहराई सब पर डिपेंडेंट होगा। तो आपके अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी। तो ये जैसे डिफरेंस है वैसे ही इंडिया में भी डिफरेंस है, और ये प्रश्न इसीलिए बहुत पूछा जाता है। जब बिगेस्ट रिवर कहेगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे ब्रह्मपुत्र को, और जब लेंथीएस्ट रिवर कहेगा तो आप आंसर किसको लगाएंगे गंगा नदी को। तो लेंथीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा नदी, और अगर हम कहेंगे बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र के देखिए कितने नाम बदले गए। तो आपके सांगपुर चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके सांगपो नाम से गई, फिर यालुंग जांगबो नाम से बहती है, दिहंग नाम से अंदर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग ही कहा जाता है, और फिर उसके बाद जब असम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र के बाद जैसे ही बांग्लादेश पहुंचती है बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना नाम से ये कन्वर्ट हो गई, और जो गंगा नदी आई उसका नाम हो गया पद्मा। पद्मा और जमुना दोनों मिलकर के पद्मा जमुना नाम से बहती है, और पद्मा जमुना नीचे के भागों में आकर के मेघना हो जाती है, और फिर उसके बाद ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करके गिर जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपके बहुत ही प्रमुख नदी होती है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में भी अगर हम लोग देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके असम के क्षेत्र में। असम के क्षेत्र में बरबेटा नामक स्थान है, और यहाँ पर जो है आपके एक तरह से एक बहुत ही जो है आपके एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट यहाँ पर बनता है और बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है आपके एक तरह से बरबेटा नामक जगह पर एक नदी द्वीप बनता है। नदी द्वीप क्या होता है, कोई नदी अगर फ्लो कर रही है, इसके बीच में कोई स्थल अगर हो जाता है, या यहाँ पर जो स्थल होता है उस पर लोग बस जाते हैं, इसके मतलब एक ऐसा शहर जो चारों तरफ से नदी से घिरा हो, तो ये जो है आपके इसको नदी द्वीप कहते हैं। जिस तरह से सी में समुद्र में द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वैसे ही आइलैंड्स नदी में भी होते हैं। तो नदी में भी आपके यहाँ पर आइलैंड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बरबेटा में अगर देखा जाए तो असम के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है, इसको माजुली के नाम से जाना जाता है। तो माजुली नामक द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसलिए बहुत पूछा जाता है कि माजुली नामक द्वीप जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र में, और किस स्टेट में पाया जाएगा तो असम में। तो असम में जो है आपके विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि यहाँ पर आपके पाया जाता है। और इसी तरह से एक नदी द्वीप और है जो कि आपने पढ़ा जो है आपके एनवायरमेंट में आपने पढ़ा था, मॉन्ट्रियल नामक स्थान कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल जो है आपके एक तरह से सेंट लॉरेंस नदी में है, के अंदर है मॉन्ट्रियल शहर। तो मॉन्ट्रियल शहर भी इसी तरह से नदी द्वीप है, तो रिवर आइलैंड है। तो उसी तरह से माजुली भी रिवर आइलैंड है। तो मॉन्ट्रियल शहर भी उसी तरह से बसा हुआ है जैसे कि आपके माजुली है। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने की वजह से खूब पूछा जाता है, और इसका जो है आपके ये प्रमुख आंसर हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र की जैसे सहायक नदी हमने आपको बताया कि देबंग है, फिर आपके लोहित है जो कि आपके पाई जाती है, मानस है, ये सब जो है कुछ छोटी छोटी प्रमुख नदियां हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं। फिर देखिए लास्ट में अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर सिंधु और उसका जो है आपके अपवाह तंत्र होता है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। इसमें सबसे पहले होती है सतलज नदी। सतलज नदी का जो बहाव है इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपके एक तरह से मानसरोवर झील के पास ही जो है आपके
ये निकलती है। और ये नदी जो आपके पाई जाती है ये आपके तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, जियांग कुआन नाम से। इसका नाम होता है जियान कुआंग, जियान कुआन, जियान कुआन नाम से निकलती है, जो कि आपके इस क्षेत्र में आती है। और सतलज नदी के नाम से इंडिया में जानी जाती है। और ये सतलज नदी के नाम से बह करके इसमें जो है आपके व्यास नदी मिल जाती है, इसमें व्यास नदी मिल करके तब पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान जा करके जो है आपके आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है चिनाब नदी में आके मिल जाती है। ये प्रमुख ये चिनाब नदी है, सबसे बड़ी जो नदी है ये आपके चिनाब है। तो चिनाब इसीलिए सबसे जो है आपके एक तरह से प्रमुख नदी मानी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जल इसी में है। जबकि सतलज लंबाई में अगर आप देखेंगे तो सतलज सबसे बड़ी है, लेकिन अगर सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाएगा तो आंसर हो जाता है, भले ही लंबाई में छोटी है ये सतलज से, लेकिन चिनाब आंसर हो जाता है इसका। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जल बहुत ज्यादा है चिनाब में, क्योंकि जो है काफी हाइट से हिमालय से निकलती है। और जो आपके जम्मू कश्मीर का भाग है, वो जो पूरा रीजन है लद्दाख वाला, उस पूरे रीजन से निकल करके काफी जो है आपके हिम का क्षेत्र होता है, जहां से ये निकलती है और हिम पिघलता है, और जहां से जो है पिघल करके ये नदी को बनाता है। तो सतलज नदी को जियांग कुआन के नाम से जाना गया। और जो सतलज है इसे ऐतिहासिक नाम, अगर पुराना ऐतिहासिक नाम पूछा जाए, हिस्टोरिकल नेम अक्सर पूछा जाता है इन नदियों का, और खासतौर से हिस्ट्री में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसका प्राचीन नाम शतुद्री नदी है। तो इसको शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है, जो सतलज के नाम से जानी जाती है। और ये हरिके पत्तनम नामक स्थान है पंजाब में, हरिके पत्तनम नामक स्थान से ये चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर के सतलज चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। इसी तरह से जो है यहाँ पर है ब्यास नदी। ये आपके हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जो रीजन है, कुल्लू रीजन, कुल्लू पहाड़ियों के पास से निकलती है ये नदी। और ये नदी निकल करके आपके हरिके पत्तनम नामक स्थान पर आकर के जो है सतलज में मिल जाती है, और सतलज में मिल करके और सतलज के साथ जो है इसका पानी बह जाता है। तो ब्यास जो है एक तरह से सतलज की सहायक नदी आप ये कह सकते हैं, जो कि इसमें पाई जाती है। उसी तरह से यहीं पर हिमाचल प्रदेश से ही एक और नदी निकलती है, मणिकरण, मनाली के क्षेत्र के पास जो है आपके रीजन होता है, जहां से ये निकलती है। और ये जो है आपके नदी आती है रावी के नाम से। तो अब अगर देखें तो व्यास जो है, व्यास का प्राचीन नाम अगर कहा जाए तो विपाशा के नाम से जानी जाती है। तो जैसे शतुद्री नाम से सतलज को कहा जाता है, व्यास को विपाशा नाम से जाना जाता है। और रावी नदी को परुष्णी नदी कहते हैं, परुष्णी। तो परुष्णी नदी हिस्टोरिकल अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका नाम है परुष्णी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको मिलेगा, तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो उस समय नाम ये सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम नहीं थे। तो सतलज को जो है उस टाइम जो है शतुद्री ही कहा जाता था। और उसी तरह से व्यास जो हुआ करती थी तो उसको विपाशा के नाम से ही जाना जाता था। और जो आपके एक तरह से रावी हुआ करती थी तो रावी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। और ये भी चिनाब में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी भी आपके एक तरह से बहुत ही प्रमुख नदी है। ये रोहतांग के पास से जो है आपके एक तरह से निकलती है, बहुत अधिक ऊंचाई से। और ये जो है आपके जम्मू कश्मीर में होते हुए जो है एक तरह से ये पूरा बहती है और पाकिस्तान ये चली जाती है। और पाकिस्तान में इसके जल में सतलज का, व्यास का, रावी का और झेलम, यहाँ पे झेलम नदी है जो इस तरह से निकलती है। और ये इसका भी झेलम का भी जल जो है आपके इस चिनाब में मिल जाता है। और मिलने के बाद चिनाब नदी आकर के सिंधु नदी से मिल जाती है, सिंधु आ रही है, सिंधु से ये आकर के मिल जाती है पाकिस्तान में। तो ये चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। उसी तरह झेलम है, झेलम को अगर हम लोग देखें तो ये नदी जो है आपके श्रीनगर के पास से निकलती है। कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन करती है। तो पूछा जाता है ये प्रश्न कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का कुछ दूर तक निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है, तो ये झेलम नदी होती है, जो कि इस क्षेत्र में पाई जाती है। और झेलम नदी का प्राचीन नाम वितास्ता नदी है, वितास्ता नदी था, इसको वितास्ता के नाम से जाना जाता था।
तो शतुद्री नदी जो है आपके सतलज का नाम था। व्यास का विपाशा नाम से जो है इसको जाना जाता था, विपाशा नाम से। फिर इसी तरह से जो रावी नदी थी, रावी नदी को जो है आपके परूषणी कहा जाता था। चिनाब को अस्कनी, चिनाब को अस्कनी कहते थे, और झेलम को वितास्ता, तो ये वितास्ता के नाम से, तो चिनाब, अस्कनी और झेलम जो है आपके एक तरह से वितास्ता के नाम से जानी जाती थी। तो ये जो है इसके प्राचीन नाम हो जाते हैं जो कि जो है इसमें मिलते हैं। और इन सभी पांचों नदियों का जल जो है आकर के सिंधु नदी में मिल जाता है। अब सिंधु नदी को अगर देखें तो ये भी जो है आपके मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उसके बाद ये इसका जो है आपके जम्मू कश्मीर के, अब लद्दाख का क्षेत्र इसको कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो नीचे हो गया, लद्दाख के क्षेत्र में बह करके ये जो है आपके पाकिस्तान चली आती है। पाकिस्तान में आकर के जो है इसकी नदी में पांचों नदियों का जल, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, पांचों नदियों का जल मिल जाता है। और मिलने के उपरांत यहीं पर दक्षिण में आकर के जो है आपके एक तरह से जो पाकिस्तान का तटीय क्षेत्र है उसे मकरान जो है आपके तट कहा जाता है। तो मकरान कोस्ट के नाम से जाना जाता है, मकरान के नाम से पाकिस्तान का पूरा कोस्ट है। तो मकरान कोस्ट पर आकर के जो है आपके ये गिर जाती है। प्रमुख शहर जहां जिसके पास से गुजरती है वो कराची है, जो आपके यहाँ से होकर के जाती है। तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदी, और सिंधु जो है ये लगभग 2880 किलोमीटर लंबाई में बहती है। तो देखिए अगर याद करना है तो बहुत आसान है, 2510 किलोमीटर, 2580 और 2880। 2510 किलोमीटर टोटल लेंथ किसकी है? ये टोटल लेंथ जो है आपके गंगा नदी की है। जबकि गंगा नदी भारत में अगर कहा जाए तो कितना बहती है, तो 2071 किलोमीटर लंबाई में बहती है केवल। जबकि जो आपके एक तरह से ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी 2580, 2510, 2580, 70 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है। ये 70 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है। और भारत में अगर हम लोग देखें तो 1346 किलोमीटर लंबाई में बहती है ब्रह्मपुत्र। उसी तरह से अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी, सिंधु नदी जो दूसरी सबसे बड़ी नदी होती है आपके पूरे एशिया की, क्योंकि जो है आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से सीकियांग है, जो कि चीन में बहती है। यांगत्से सीकियांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और उसके बाद जो है आपके सिंधु नदी हो जाती है। तो सिंधु नदी जो है दूसरी बड़ी नदी होती है एशिया की, जबकि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी सिंधु है। तो सिंधु नदी जो है 300 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है किससे? आपके ब्रह्मपुत्र से। तो ब्रह्मपुत्र जो है गंगा से 70 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है, और ब्रह्मपुत्र से 300 किलोमीटर ज्यादा बड़ी है आपके ये, और 1134 किलोमीटर लंबाई में लगभग ये बहती है भारत में। तो गंगा नदी को देखेंगे 2510 किलोमीटर टोटल लंबाई, जबकि भारत में बहने का क्षेत्र क्या है? 2071 किलोमीटर। 2580 किलोमीटर टोटल लंबाई किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन भारत में बहती है 1346 किलोमीटर लंबाई में। उसी तरह 2880 किलोमीटर लंबाई किसकी है? ये सिंधु नदी की है, लेकिन भारत में बहती है 1134 किलोमीटर लंबाई में। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आसानी से याद भी हो जाएगा कि 2510 से 70 किलोमीटर ज्यादा लंबी है आपके ब्रह्मपुत्र, गंगा से ब्रह्मपुत्र। और फिर ब्रह्मपुत्र से अगर देखें तो 2580 और 2880, 300 किलोमीटर ज्यादा लंबी है। कौन? ये आपके सिंधु नदी। तो सिंधु नदी इसको कहा जाता है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी, इसको इंडस भी कहते हैं। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है आपके इस तरह से होती है, जो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है। ये 5 नदियां जो इसकी सहायक हैं, ये 5 नदियां जिस क्षेत्र में बहती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब। पंजाब, पंज और आब दो चीजों से बनी है। पंज मतलब होता है 5, आब जो है फारसी भाषा में आब मतलब होता है जल, वाटर। तो जिसका मतलब होता है 5 नदियों का स्थल, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से पंजाब को जाना जाता है। तो पंजाब जो शब्द बना है वो 5 नदियों का स्थल जिसको कहा जाता है। और ये पूरा पंजाब जो है, इसका पूर्वी भाग भारत में है और इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का पंजाब जो है आपके वेस्टर्न पार्ट में है,
और भारत का पंजाब जो है वो पूर्वी पार्ट में है। ये पूरा पंजाब है जहां पे ये 5 नदियों का स्थल जो है, 5 नदियों का जल जो है बहता है, इसको पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपके पूरा रीजन हो जाता है जो पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भारत में जो अपवाह तंत्र हैं वो 4 अपवाह तंत्र हैं, जिसमें एक प्रायद्वीपीय नदियों के हैं, जिसको हमने आपको बताया वो गैर संवाहिनी नदी थी, जिसमें जल बहुत कम हुआ करता था, बहुत कम मात्रा में जल बहता था। जबकि हिमालय से 3 बड़े अपवाह तंत्र भारत में निकले, हिमालय से ही सारी नदियां निकली, गंगा और उसकी सहायक। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है हिमालय के उत्तर से ही आपके होकर के आ रही है, और ज्यादातर हिमालय से ही निकली है आपके सिंधु नदी भी। तो इसलिए आप देखेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो अपवाह तंत्र है वो पूरा जो है आपके एक तरह से किस पर बसा हुआ है, हिमालय पे। और यहां पर से निकलने वाली सारी नदियां क्या हैं, ये सारी नदियां संवाहिनी नदियां हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं, जिसमें वर्ष भर जल रहता है। जबकि दक्षिण भारत की नदियां गैर संवाहिनी है, नॉन पेरिनियल हैं, जिनमें जल ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि छोटी पहाड़ियों से निकली हुई ये नदियां हैं।